टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ। तो हिंदू धर्म इज द वन ऑफ द एंशंट system of jurisprudence. Hindu law is the enforceable part of dharma. Laws are necessary for peace. हिंदू लॉ क्या है, तो धर्म पे बेस्ड है या सिस्टमेटिक है, एंशंट है बहुत ज़्यादा। देखिए जो इंट्रोडक्शन का पार्ट है वो तो आपको खुद से ही लिखना होगा। फिर उसके बाद में आएगा सोर्सेज। सोर्सेज मीन्स द पॉइंट ऑफ बिगिनिंग। तो सोर्सेज का मतलब क्या होता है, पॉइंट ऑफ बिगिनिंग, यानी कि जहाँ से शुरुआत हुई है। सोर्स ऑफ हिंदू लॉ मीन्स द थिंग फ्रॉम विच प्रोविजंस ऑफ हिंदू लॉ आर इमर्ज्ड, यानी कि वो आए कहाँ से है। तो सबसे पहले सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइडेड है। सबसे पहले है एंशिएंट सोर्सेज, फिर उसके बाद है मॉडर्न सोर्सेज। अब देखते हैं एंशिएंट सोर्सेज में क्या आता है। तो सबसे पहला है श्रुति। श्रुति लिटरली मीन्स विच वॉज हर्ड, यानी कि जो सुना गया उसे कहते हैं श्रुति। श्रुति मीन्स वेरी वर्ड्स ऑफ गॉड, यानी कि जो गॉड की वर्डिंग है वो आती है श्रुति के अंदर। दे आर सपोज टू बी डिवाइन अनअटरेंस फाउंड इन 4 वेदास, 6 वेदांगास, 18 उपनिषद। तो 4 वेद है, 6 वेदांगनास है और 18 उपनिषद है। प्रैक्टिकली दीज आर हैविंग नो लीगल वैल्यू, यानी कि इसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है। इसके बाद आती है स्मृति। स्मृति लिटरली मीन्स विच वॉज रिमेंबर्ड, यानी कि जो याद रखा गया वो आएगा स्मृति के अंदर। स्मृति इज रिकलेक्शन ऑफ ऋषिज हैंडेड डाउन रिटन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, यानी कि जनरेशन टू जनरेशन जो कि याद किया गया और लिखा गया ऋषिज के द्वारा। मनु इज़ द सुप्रीम अर्लीस्ट स्मृति, मतलब मनु सबसे ज़्यादा सुप्रीम है और इनकी सबसे पुरानी स्मृति है। द मेन स्मृतिज आर मनु, यज्ञवाल्का, नारद। ये 3 जो है तो वो मेन स्मृतिज है। अब कमेंट्रीज क्या होती है, तो कमेंट्रीज ऑल द स्मृतिज डिड नॉट एग्री विद वन अनदर इन ऑल देयर रिस्पेक्ट इट लीड टू कमेंट्रीज। तो देखिए विवाद तो होंगे ही, तो जहाँ पर क्लैश ऑफ थिंकिंग है तो वहाँ पर आती है कमेंट्रीज। कमेंट्रीज आर कंसिडर्ड एज मोर अथॉरिटिव। तो इसमें है 2 एग्जाम्पल दी गई है। सबसे पहले मिताक्षरा और दयाभागा, ये दोनों स्कूल्स भी है हमारे हिंदू लॉ के। फिर उसके बाद में पुराण। पुराण आर द कोड्स विच वेयर एक्सप्लेन लॉ बाय गिविंग एग्जाम्पल। तो पुराण के अंदर क्या है, कोड्स है जो कि एक्सप्लेन करता है लॉ को एग्जाम्पल देकर। तो इसमें 2 पुराण के एग्जाम्पल दी गई है। सबसे पहले शिव पुराण और उसके बाद विष्णु पुराण। उसके बाद आते हैं हमारे मॉडर्न सोर्सेज। मॉडर्न सोर्सेज में सबसे पहला सोर्स है जुडिशियल डिसीजन। देयर इज़ एक्चुअली not a source of law. It is actually not a source of law because the duty of the judge is only to interpret and explain the existing law. तो देखिए ये क्या है, सोर्स ऑफ लॉ नहीं है, क्योंकि ये एक ड्यूटी है जज की कि वो इंटरप्रेट करे और एक्सप्लेन करे जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसको। बट ऑल्सो इट हैज़ बाइंडिंग फोर्स, लेकिन उसका बाइंडिंग फोर्स भी होता है। दिस सोर्स इंक्लूड डिसीजन ऑफ प्रीवी काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो जुडिशियल डिसीजन के अंदर क्या आता है, प्रीवी कोर्ट का ये प्रीवी काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के डिसीजंस आते हैं इसके अंडर में। उसके बाद में आता है लेजिस्लेशन। लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट विच डिक्लेयर मॉडिफाई द रूल ऑफ एंशिएंट हिंदू लॉ कंस्टिट्यूट न्यू सोर्स ऑफ लॉ। तो देखिए जब भी लेजिस्लेटिव क्या होता है, तो जो हमारी पार्लियामेंट है वो लॉ बनाती है और वो लॉ पास हो गया तो वो आएगा लेजिस्लेचर के अंदर में। इफ़ पर्सन कमिट मर्डर टुडे देन ही विल नॉट बी पनिश्ड बाय एंशिएंट हिंदू क्रिमिनोलॉजी बट बाय आईपीसी। देखिए अगर कोई अब भी मर्डर करता है तो ये आईपीसी तो चलो पुराना हो गया है, इसके जगह आ गया है हमारा BNS। तो अगर कोई क्राइम कमिट करता है तो उसको हमारे BNS के हिसाब से सज़ा होंगी, ना कि पुराने वाले जो था क्या था हमारे एंशिएंट हिंदू लॉ, तो उस हिसाब से नहीं होंगी। तो इसके एग्जांपल में आपको लिखना है हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956। उसके बाद अगला सोर्स है हमारे मॉडर्न सोर्स के अंदर जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। अब ये क्या है, व्हाट would be most fair and equitable in the opinion of judge would be decided in particular cases। अब केस टू केस डिपेंड करता है कि क्या उसके फैक्ट है, क्या उसमें चल रहा है, तो ये सारे चीज़ देखते हुए हमारे जज डिसाइड करेंगे कि क्या करना है केस के अंदर। अब केस लॉ एक डिस्कस करते हैं, गुरुनाथ वर्सेस कमलाबाई। इसमें क्या हुआ था जजमेंट में, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इन द अब्सेंस ऑफ क्लियर शास्त्रिक टेक्स्ट कोर्ट में डिसाइड केस ऑन जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। तो अगर टेक्स्ट नहीं है तो कोर्ट क्या करेंगी, कोर्ट जस्टिस, इक्विटी
एंड गुड कंसाइंस के बेसिस पे अपना डिसीजन देंगी। फिर उसके बाद आता है कस्टम। कस्टम इज़ पेरेंट ऑफ पर्सनल लॉ इन ईच कंट्री। ये तो हम सब जानते हैं कि कस्टम से ही शुरुआत होती है। इफ़ देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टेक्स्ट ऑफ स्मृति एंड कस्टम्स देन कस्टम विल प्रीवेल। तो अगर स्मृति और कस्टम्स के बीच में अगर कुछ क्लैश होता है तो कस्टम प्रीवेल करेगा। और अकॉर्डिंग टू मनु, इमेमोरियल कस्टम इज ट्रांसीडेंट लॉ। एग्जाम्पल डाउरी सती। देखिए कुछ कस्टम्स ऐसे भी होते हैं जो कि ह्यूमन राइट्स के ख़िलाफ़ होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं सभी कि सती के अंदर में पहले अगर हस्बैंड की डेथ होती है तो वाइफ को भी सती पे चढ़ा दिया जाता था, लेकिन अब वो नहीं है क्योंकि वो इन ह्यूमन ट्रीटमेंट होता था इस वजह से। तो कस्टम भी कभी कभी लेजिस्लेशन क्या करता है, कस्टम के भी ऊपर आ जाता है। फिर एसेंशियल ऑफ वैलिड कस्टम। वैलिड कस्टम के लिए एसेंशियल क्या क्या है? सबसे पहले तो वो रीज़नेबल होना चाहिए, जैसे कि हमने देखा सती के केस में वो रीज़नेबल नहीं था। इमेमोरियल होना चाहिए यानी कि आनंदी होना चाहिए। और फिर उसके बाद में कंटिन्यू यानी कि कंटिन्यू शुरू से ही होना चाहिए, बहुत लंबे टाइम से चल रहा है वो, वही चीज़ होनी चाहिए। सर्टेन होना चाहिए, पीसफुल होना चाहिए, नॉट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी को उसने अपोज नहीं करना होना। फिर उसके बाद कन्फर्म विथ स्टैट्यूट। फिर इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्या है? जूरिस्प्रूडेंस, डिवाइन अटरेंस, इमेमोरियल, ट्रांसीडेंट, इनैक्टमेंट, एंशियंट एक्सेट्रा। ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। चलो ये तो समझ लो, तुमको लिखना नहीं पड़ेगा इन्हें तो ये ऐसे के ऐसे लिख कर मत आ जाना एग्ज़ाम के अंदर में। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जॉइंट फैमिली।